दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष भौतिक विज्ञान में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 469 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो आज हमारा भौतिक विज्ञान का ये हमारा 19वां लेक्चर है। जिस किसी ने पीछे का वीडियो नहीं देखा एक बार जाके देख लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि भौतिक विज्ञान को विस्तार से पढ़ा जाए तो आप पीछे का लेक्चर जरूर देखिएगा। एक चीज और बता दूं आपको, आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 14,070 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास मुख्यतः वैसे तो गुरुत्वाकर्षण पर आधारित एक क्लास है, उससे संबंधित सवालों को देखेंगे, लेकिन कुछ सवाल उत्तोलक वाले टॉपिक के रह गए थे, इसलिए उन सवालों पर भी चर्चा परिचर्चा किया जाएगा। ठीक है, एक चीज और कहना चाहूंगा, यदि आपको अपने नितिन सर पर भरोसा है और आपको लगता है कि नितिन सर मेहनत से पढ़ाते हैं, अच्छी तरह समझा सकते हैं, तो आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करके एक बार देखिए। ज्वाइन कीजिए या ना ज्वाइन कीजिए, लेकिन कम से कम ट्रेलर एक बार दोस्तों आप जरूर देखिए। ट्रेलर देखेंगे, देखने से क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी। ठीक है, तो एक बार आप जो है ट्रेलर जरूर देखिएगा, ये आपसे निवेदन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सीधे अपने सवालों को और पढ़ना आरंभ करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी जो है कितनी बेहतर हो पाई है। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपके सामने कि सरल मशीन की दक्षता यानी इफिशियंसी दोस्तों कितनी होती है। सरल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, तो लोगों को लगेगा मशीन है, ये क्या पूछना चाह रहा है। मैं बताऊं ये परसेंटेज में पूछना चाह रहा है कि इसकी दक्षता 100% होती है, 100% से कम होती है, 100% से अधिक होती है। देखिए किसी चीज की दक्षता 100% से अधिक नहीं हो सकती। कोई अगर आपसे कहे कि भैया मुझे परीक्षा में 100% से ज्यादा अंक मिला, ये तो बेवकूफी वाली बात है ना। 100% अपने आप में हाईएस्ट होता है, या तो 100% अंक मिल सकता है या उससे कम मिल सकता है, उससे अधिक नहीं। हाँ, उसी तरह से अधिक की बात तो होनी नहीं चाहिए। तो इसकी जो दक्षता होती है ये 100% से कम होती है। ठीक है, सरल मशीन की जो दक्षता होती है ये 100% से कम होती है, इसको आप याद रखेंगे। इसको ज्यादा कहना तो वैसे भी बेवकूफी है, तो कहना ही नहीं है। और कोई ऐसी मशीन है नहीं जिसको हम 100% इफिशियंट कर लें, इसलिए उससे कम ही होगी, ये आप याद रखें। ठीक है, अगला सवाल देखिए, करा प्रथम श्रेणी के, अच्छा कितने तरह के उत्तोलक होते हैं। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। आपसे पूछा जाए कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बताएंगे, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। अब तीनों से संबंधित सवाल क्या पूछता है, इसके यांत्रिक लाभ के बारे में पूछता है। आपसे पूछता है सवाल कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कितना होता है। तो इसके यांत्रिक लाभ में 3 बातें आप याद रखेंगे। क्या क्या, 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से ऊपर लिखा हूं ना, इसलिए 1 से अधिक होता है, 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, तीनों लिखिएगा। ठीक है, अधिक, बराबर और कम, ये तीनों होता है दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से जो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें 1 से अधिक होता है, जो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है उसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। तो अगला सवाल जो आपके सामने दे रहा है कि द्वितीय श्रेणी का जो उत्तोलक है इसमें यांत्रिक लाभ कितना होगा, तो याद रखिएगा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। कितना होता है, 1 से अधिक। ठीक है, और तृतीय श्रेणी के में यांत्रिक लाभ जो होता है वो 1 से कम होता है। लेकिन सवाल इतने से नहीं चलेगा, आप चाहेंगे कि सर कुछ एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है, जैसे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का एग्जाम्पल मिल जाए तो याद रखिएगा कैंची। कैंची जानते हैं ना, कैंची देखिए कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुछ कैंची होती है और ये आप याद रखिएगा, ये कोई भी जो यहां होता है ना, देखिए 3 चीजें इसमें होती है। ये पहला हिस्सा है, बीच का हिस्सा, तीसरा हिस्सा है। तो इसमें दोस्तों ये हाथ से कार्य करने वाला हिस्सा एक तरफ होता है और आउटपुट दोस्तों दूसरी तरफ से निकलता है। तो कैंची दोस्तों आप यहां पे कह सकते हैं। इसी तरह से घर में पिलास जानते हैं ना, पिलास। ठीक है, पिलास होता है, प्लास इसको बोलते हैं। पिलास दोस्तों इस तरह का होता है, देखिए इस तरह का होता है पिलास। ठीक है, इस तरह का पिलास होता है। इससे दोस्तों बिजली के उपकरण वगैरह में दोस्तों एक काम लिया जाता है, पिलास। तो यह भी दोस्तों कैंची हो गया, पिलास हो गया, ये एक जैसे एग्जाम्पल है। इसी तरह से तराजू की डंडी वगैरह हो गई, तराजू की डंडी। ठीक है, तराजू लिखिए सीधे, तराजू की डंडी क्या, तो तराजू में दोस्तों क्या होता है, इस तरह से दोस्तों बना होता है। ठीक है, इस तरह से बना होता है, देखिए तराजू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, एक सेकेंड छोटा कर बना लेते हैं। ठीक है,
और ये बीच में होता है नापने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हो जाता है तराजू। तो ये तीनों दोस्तों इसी के एग्जाम्पल हैं आदि। इसी तरह से दोस्तों जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं जिसमें एक से अधिक यांत्रिक लाभ होता है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें आउटपुट बीच में आ जाता है। देखिए यहां आउटपुट बाहर की तरफ है, आउटपुट बाहर की तरफ है, लेकिन इसमें आउटपुट बीच में आ जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा सरौता, सरौता जानते हैं ना, सरौता कैसा होता है दोस्तों? इसमें सरौता का आकार कुछ ऐसा होता है, ठीक है, कुछ ऐसा होता है आकार, ठीक है। ये आप दोस्तों जानते होंगे, ऐसा होता है आकार सरौता का, ठीक है। तो इस तरह से याद रखें, कुछ इस तरह का आकार होता है, ठीक है। सुपारी वगैरह काटने के काम आता है और आउटपुट यहां बीच में आ जाता है खिसक करके, ठीक है। तो सरौता इसी का एग्जाम्पल है। या फिर नींबू निचोड़ने की जो मशीन है, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है, नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, भाई नींबू कहां रखा जाता है? नींबू को बीच में ही रखा जाता है ना, ठीक है। जिस तरह से सरौता में सुपारी को बीच में रखते हैं उसी तरह से इसमें नींबू को बीच में रखते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेगा। या फिर तंबाकू वगैरह जो तंबाकू काटने वाली मशीनें होती उसमें भी इसी तरह से होता है। पहिया वगैरह इसी का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो आदि कर लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला दे दिया दोस्तों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? यांत्रिक लाभ एक से कम हो जाता है, ठीक है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो होता है वह एक से कम होता है। कितना होता है? एक से कम हो जाता। इसका एग्जाम्पल दोस्तों कौन है? जैसे चिमटा हो गया, ठीक है, चिमटा हो गया, या मनुष्य का हाथ हो गया, ठीक है। ये सब दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया? चिमटा या फिर मनुष्य का हाथ, ठीक है, मनुष्य का हाथ वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे चलिए। करा ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में लोग इतना स्पीड में होते हैं ना कि हमारा ध्यान न इस नहीं शब्द पर जाता ही नहीं है और हम गलती कर देते हैं। क्या लिखा है सुनिएगा। करा ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन यह बल किस पर निर्भर नहीं करता है? उस वस्तु के द्रव्यमान पर, उस वस्तु के मास पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर, ठीक है, निर्भर नहीं करता, ठीक है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसी चीज का द्रव्यमान कितना है, किसी चीज का मास कितना है, इस मास का कोई लेना देना नहीं होता दोस्तों। भाई चाहे छोटी वस्तु होगी चाहे बड़ी वस्तु होगी, गुरुत्वाकर्षण संसार के इस ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पर लागू होता है। ये एक लाइन में से आप याद रखेंगे। करा किस कारण पृथ्वी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है? तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। पृथ्वी के अंदर ऐसा कोई गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, ऐसा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम जो है कोई भी चीज अगर पृथ्वी से बाहर की तरफ फेंकना चाहें तो बाहर नहीं जाएगा, कुछ समय बाद वह पुनः धरती पर लौट आएगा। ये आप याद रखेंगे। आपके मन में अगला सवाल कि सर कैसे रॉकेट वगैरह, सैटेलाइट वगैरह कैसे बाहर चला जाता है? पलायन वेग की वजह। सभी मैं आपको बताऊंगा पलायन वेग क्या होता है, ठीक है। वह वेग जिससे अधिक गति से अगर किसी भी चीज को पृथ्वी से उछाल दिया जाए तो हर एक चीज, चाहे वो बॉल हो, चाहे वो रॉकेट हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, सब बाहर चले जाएंगे। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में स्पीड कितनी होनी चाहिए? 11.2 किलोमीटर। ये पृथ्वी का पलायन वेग है, ठीक है। आगे चर्चा होगा उस पर, घबराइए ना। करा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो जी है दोस्तों, इस जी की खोज किसने किया था? अब हमेशा लोग न्यूटन कर लेते हैं। अरे भाई जी की खोज न्यूटन ने नहीं किया था, न्यूटन ने केवल गति विषयक का नियम दिया था, ठीक है। इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ कैवेंडिश का नाम इंपॉर्टेंट है। पूरा नाम था हेनरी कैवेंडिश, और हेनरी कैवेंडिश ने दो चीजों की खोज किया, ठीक है। हेनरी कैवेंडिश ने एक तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, ठीक है, एक तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किया, दूसरा हाइड्रोजन की खोज किया था। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन दोस्तों ये सबसे हल्की गैस मानी जाती है, ठीक है। पूरे धरती की सबसे हल्की जो गैस है वह गैस कौन है? हाइड्रोजन है। इसीलिए जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन गैस को पहला स्थान दिया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, नंबर आएगा केमिस्ट्री का,
फिजिक्स पढ़ लीजिए, इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन की खोज भी किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ये आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है आपके लिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? हाँ, जब इस सिद्धांत के बारे में पूछ दे तब जो है आपके मन में अभी जो जवाब आ रहा था सर आइजैक न्यूटन कर देते हैं, तब आप न्यूटन जी को बुलाइएगा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ यह सिद्धांत दिया था, ठीक है। परीक्षा में बहुत सारे बच्चे दोस्तों ये गलतियां करते हैं, लेकिन आप न कीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया है, जबकि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के बारे में आइजैक न्यूटन ने बताया हुआ है, ठीक है। कह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहां लागू होता है? तो याद रखेगा ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर, ठीक है। ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु पर दोस्तों यह नियम लागू होता है। ऐसा कुछ नहीं है जिस पर यह लागू ना हो, ठीक है। क्यों दोस्तों? ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं ये सब पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सभी चीजों पर लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये कुछ पूछने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब मैं छोटा था ना तो मैं इसके विरोध में कुछ बातें करता था, ठीक है, अपने टीचर से कि बताइए सब पर लगता है तो धुआं ऊपर कहां जाता है? हाँ, धुआं, ठीक है। अच्छा, सब पर लगता है तो हम बड़े कैसे हो जाते हैं? हमको तो और नाटा होना चाहिए। हाँ भाई, आदमी का हाइट बढ़ता है, पेड़ पौधों की हाइट बढ़ती है। सब बेवकूफ़ी भरे सवाल थे, बड़े होने के बाद समझ में आया कि नहीं, ठीक है। किसी चीज की वृद्धि का इससे कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। जो सजीव हैं उनका आकार तो बढ़ेगा ना। क्यों दोस्तों? हम खा पी रहे हैं, हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसे शरीर का पावर हाउस कहते हैं। वो क्या कर रहा है? हमारी कोशिकाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो विकास तो होगा, तो ह्यूमन नेचर की बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है या बांधे रखता है? तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल ही है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये हमारे सौरमंडल को बांधे रखता है गुरुत्वाकर्षण बल। आपको बता दूं, चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं है उसका एक कारण यह भी है क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यदि उचित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होता तो वायुमंडल भी होता। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है सिर्फ निकायों पर नहीं लगता है, ये गैसों पर भी लागू होता है। ये हमारे वायुमंडलीय संरचना को बांध के रखा हुआ है, ठीक है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो ये जो आप परत पढ़ते हैं ना, अरे बात नहीं पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा होगा ना, भूगोल, ठीक है। भूगोल में विश्व का भूगोल पढ़ा होगा, उसमें मैंने पृथ्वी की 5 परतों के बारे में पढ़ाया होगा। क्षोभ मंडल पढ़ा होगा, समताप मंडल पढ़ा होगा, ठीक है, मध्य मंडल पढ़ा होगा, आयन मंडल पढ़ा होगा, बाह्य मंडल पढ़ा होगा। हाँ, तो ये 5 मंडल जो हम पढ़ते हैं, ये पूरा वायुमंडल जो हमारे इस पृथ्वी के ऊपर व्याप्त है, ये बांधे थोड़े रहता है अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो, ठीक है। तो यह भी एक प्यारा सा सवाल है, इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल, कर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना होता है? जितना पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा पर कितना होता है दोस्तों? 1/6। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 भाग, ठीक है, 1/6 हिस्सा होता है। तभी तो कहता हूं कि पृथ्वी पर अगर किसी चीज का वजन 60 किलो है, वहां जाके चेक करेंगे तो 10 किलो हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्यों? गुरुत्वाकर्षण में अंतर होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। देखिए, भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। भारहीनता क्या होता है? आपसे कोई पूछ दे कि भारहीनता कहते किसे, सिर्फ ये बता दीजिए। तो याद रखिएगा, जहां गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही भारहीनता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एक लाइन में साफ सुथरा बताइएगा। गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को क्या कहा जाता है? इसी को भारहीनता कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारहीनता इसी को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का मान दोस्तों शून्य हो जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है यदि वह मान शून्य हो जाए तो क्या होगा? वैसे तो शून्य है नहीं, लेकिन अगर हो जाए तो याद रखेगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। समझ रहे हैं? वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे क्या सर किसी वस्तु में कोई वजन नहीं रह जाएगा? ऐसा नहीं है, भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक है। परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, थोड़ा समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए यहां पर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है। इस व्यक्ति का वजन मान लीजिए 60 किलो है, लेकिन सही में बताऊं ना, इस व्यक्ति के शरीर में 2 चीजें हैं। एक तो दोस्तों इस व्यक्ति का द्रव्यमान है,
द्रव्यमान मतलब सीधे सीधे रियल वेट, द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाता है, ये रियल वेट है, ठीक है। रियल वेट जो कभी परिवर्तित नहीं होता, वो चाहे पृथ्वी पर ले जाके चेक कीजिए, चाहे मंगल पे चले जाइए, चाहे शनि पे चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, संसार नहीं ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाइए, किसी दूसरे गैलेक्सी में चले जाइए, ये कभी चेंज नहीं होगा। जो रियल वेट है वो कभी चेंज नहीं होता, द्रव्यमान। लेकिन ये 60 किलो द्रव्यमान नहीं होता। इसी के साथ दोस्तों इस पे गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, ठीक है। ये जो गुरुत्वाकर्षण होता है इसी को हम भार बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे भी वेट कह दिया जाता है, लेकिन इसका कुछ ना कुछ होता है। अब सपोज करिए द्रव्यमान व्यक्ति का था 45 किलो और गुरुत्वाकर्षण इस पे लगा 15 किलो, तब जाके दोनों को जोड़ के 60 किलो। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसी को अलग कर दीजिए। यही कह रहा है कि अगर गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाए तो भार क्या है, देखिए द्रव्यमान तो ही रहेगा, द्रव्यमान कभी नहीं चेंज होगा, गुरुत्वाकर्षण अप डाउन हो सकता है। भाई कहीं पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो ये मान चेंज हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण कम होगा तो भी मान चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। जैसे पृथ्वी पर उस व्यक्ति का वजन अलग होगा और चंद्रमा पे जाने के बाद वजन अलग होगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है। लेकिन यदि गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाएगा तो द्रव्यमान तो फिक्स है, वो नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गया ना। आगे देखिए, कह रहा भारहीनता की अवस्था में, भारहीनता, जहां भारहीनता लिख दिया, भारहीनता मतलब क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। अभी पीछे आपने पढ़ा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। करा भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती का आकार कैसा होगा। जनरली दोस्तों मोमबत्ती ऐसी होती है, ठीक है, ऐसे होती है। अब मोमबत्ती का आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर भारहीनता नहीं रहेगी तो मोमबत्ती का आकार क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। ये आप ध्यान, ऐसे ऊटपटांग सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन सब सवालों को आप हल्के में न लीजिए, ये बहुत मजेदार और बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है। करा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को यदि दोगुना कर दिया जाए, अभी रियल में दोस्तों इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। करा यदि इसको दोगुना कर दिया जाए, यानी 15 के गुणे 2 यानी 30 करोड़ किलोमीटर हो जाए। कितना हो जाए, यदि इनकी दूरी क्या हो जाए दोस्तों, 30 करोड़ किलोमीटर हो जाए, तो गुरुत्वीय बल का मान दोस्तों कितना गुना हो जाएगा, तो ये अगर 2 गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये जितने की स्पीड से बढ़ेगा वो उतना ही डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो जाएगा। क्या गुरुत्वीय बल अपने जितना रहता है उसका 1/4 भाग ही बचेगा, ठीक है, 1/4 भाग हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इस तरह का दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशन होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। कई बच्चा सोच रहा होगा सर तो बड़ा स्पीड में पढ़ा रहे हैं, अरे तो हम चैप्टर थोड़े पढ़ा रहे हैं। चैप्टर पढ़ना है तो फिजिक्स मैंने विधिवत आपको पढ़ाया है, एक बार डिटेल में आप जाके देख सकते हैं, या फिर पेड कोर्स में स्वागत करता हूं आपका, ठीक है। यहां तो मैं आपको सवाल जवाब दे रहा हूं, पढ़े तो आप हैं, सवाल जवाब में आने के बाद आपको ये लग रहा है कि सर आप पढ़ा दीजिए, मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको चेक करने आया हूं कि फिजिक्स विषय को लेकर के आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। इसी तरह से अन्य 6 विषय भी मैं पढ़ा चुका हूं, पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न, पूरा पॉलिटी यानी राजव्यवस्था, पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और पूरा इंडियन ज्योग्राफी, ये 6 विषय विधिवत पढ़ा के समाप्त कर दिया 455 लेक्चर में। और अब हम लोग नई क्लास शुरू किए हैं दोस्तों, जिसमें हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। फिजिक्स को पढ़ना शुरू किए थे हम लोग 456 नंबर से, और अब आ चुके हैं 469 नंबर पे। 456 से 469 तक की यात्रा हमारी पूर्ण होती है, और देखते ही देखते दोस्तों 19 लेक्चर हमारा ही कंप्लीट हो गया। कितना, 19 लेक्चर। अभी तो फिजिक्स लंबा चलेगा, कम से कम कुछ नहीं तो 50-60 लेक्चर तक तो जाएंगे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों है, आप जाके पीछे के वीडियोस देखिए, ये सीरीज आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। करा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चंद्रमा और पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण गति करते हैं, तो याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं ना कि जो पृथ्वी है दोस्तों वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। 365 दिन में परिक्रमा पृथ्वी पूर्ण करती है, इसलिए एक साल में 365 दिन होता है, ठीक है। इसी तरह से जो चंद्रमा है ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। 28 दिन में
ये एक चक्कर पूरा कर लेता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही दोनों बंधे हैं। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो सूर्य को छोड़कर पृथ्वी कहीं और चली जाती, और यदि चंद्रमा के साथ आकर्षण बल नहीं होता तो ये चंद्रमा हमें छोड़ के चला गया होता, ठीक है, कहीं और होता। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बल के कारण ही बंधे हुए हैं। करा वस्तु का भार दोस्तों निर्भर करता है। वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है, ये आपसे पूछ रहा है, तो यह निर्भर करता है गुरुत्वीय बल पर, ठीक है। वस्तु का भार गुरुत्वीय बल पर निर्भर करता है। क्यों दोस्तों? जैसा गुरुत्वीय बल होगा वैसा भार होगा। भाई चंद्रमा पे अलग गुरुत्वीय बल है, पृथ्वी पर अलग गुरुत्वीय बल है, इसी तरह अलग अलग ग्रहों पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इसलिए भार भी अलग अलग हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। कर वस्तु का भार ध्रुवों पर एवं भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक बार पृथ्वी की संरचना आपको बताता हूं। पृथ्वी की संरचना दोस्तों हम कहते हैं गोलाभ है। क्या है दोस्तों? पृथ्वी की संरचना जो है इसे हम क्या मानते हैं? पृथ्वी गोल नहीं है, गोलाभ है, जिसको हम ज्यूआइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूआइड कहते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये गोलाभ होती है। गोलाभ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊपर और नीचे से चपटी, ऊपर एवं नीचे की ओर चपटी, ठीक है। ऊपर एवं नीचे की ओर क्या है दोस्तों? ये पृथ्वी जो है ये चपटी है, इसलिए गोलाभ कहते हैं। अब मान लीजिए यहाँ कहीं सेंटर हो गया इसका, ठीक है। तो अगर ये चपटी होगी तो ये दूरी दोस्तों कम होगा और ये दूरी दोस्तों ज्यादा होगा कि नहीं? अगर ऊपर से नीचे से चपटा होगा तो सेंटर से ये वाली दूरी कम होगा, ये ज्यादा होगा। और ऊपर वाले चीज को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। नीचे को क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा हो गया, जिसको आप 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या फिर जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री लाइन हो गया, ठीक है। और ये आपका 90 डिग्री पर हो गया, ध्रुव हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि कहां पर सबसे ज्यादा होगा, तो याद रखेगा ध्रुवों पर भार क्या होगा? यह सर्वाधिक होगा। ध्रुवों पर भार क्या हो जाएगा? सर्वाधिक। क्यों दोस्तों? ध्रुव नजदीक हैं और भूमध्य रेखा पर भार क्या हो जाएगा दोस्तों? ये कम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर भार क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा दूर है, समझ रहे हैं ना? ये समझा दिया, कहां ज्यादा कम की वजह से, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है, ये ज्यादा कम इसीलिए है। ये बात समझ में आएगा तभी इसको आप समझ में पाएंगे, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। कर वायु हो गया, जल हो गया, हाइड्रोजन हो गया एवं निर्यात हो गया। इसमें से किसमें वस्तु का भार सबसे ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा देखिए, निर्वात में तो दोस्तों निर्वात होगा तो वायुमंडल तो होगा ही नहीं। निर्वात में क्या रहेगा? निर्वात में वायुमंडल नहीं होता, ठीक है, वायुमंडल नहीं होता। इसीलिए दोस्तों यहां पे भार क्या हो जाएगा? यहां भार न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है, न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है नहीं। तो जो वस्तु का द्रव्यमान होगा वही रहेगा खाली, तो यहां पर न्यूनतम होगा। लेकिन जो वायुमंडल है, ठीक है, वायु का तात्पर्य क्या दोस्तों? वायु का तात्पर्य वायुमंडल से है, और यहां पर जो भार होगा ये सर्वाधिक होगा, ठीक है। बाकी पानी और हाइड्रोजन या खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि आप कुछ गलत सलत कहिए, ठीक है। करा लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार कितना है? 10 किलो है। एक लोहे का गेंद है, इसको अंतरिक्ष में लेके जाते हैं तो उसका मान क्या होगा? उसका मान क्या होगा दोस्तों? अंतरिक्ष में जाने के बाद मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान 0 होगा, ठीक है। क्या मान है दोस्तों? 0। ध्यान दीजिएगा, यहां भार कह रहा है, ठीक है। भार कहने का मतलब क्या है? देखिए यहां द्रव्यमान से मतलब द्रव्यमान के बारे में बोल ही नहीं रहा है, तो भार बोल दिया ना। तो भार बोलेगा तो भार वाली चीज ले जाएंगे तो वहां 0 हो जाएगा। भार का तात्पर्य सीधे सीधे गुरुत्वाकर्षण से होता है। भारहीनता का तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के 0 होने से होता है। तो अगर भार बोल दिए तो भार वहां ले जाएंगे तो कोई ग्रेविटेशनल फोर्स वहां है नहीं, इसलिए मान 0 हो जाएगा। आपको द्रव्यमान बोलना चाहिए यहाँ पे, ये सब कला होती है, ठीक है। आगे देखिए, करा जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? देखिए फिर पूछा, करा उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार अपरिवर्तित रहता है। ध्यान दीजिएगा, भार अपरिवर्तित रहता है, भार अपरिवर्तित रहता है। क्यों दोस्तों? अब आप सोच रहे होंगे सर ऊपर से गिराई जा रही तो भार क्यों परिवर्तित है? एक बात बताइए, क्योंकि उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण एक बराबर होता है, इसी वजह से इस पर कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्योंकि ठीक है, इस स्थिति में द्रव्यमान बराबर हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण के, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण के। इसी वजह से दोस्तों उसके भार में कोई चेंजेस नहीं होता। भार अच्छा ऊपर से नीचे गिरा होगा तो भार बदल जाएगा,
अरे वस्तु तो वही है ना, भार कैसे बदल जाएगा? इसी धरती पे है ना, कहीं बाहर नहीं है ना, तो भार कैसे चेंज हो जाएगा जी? आप यहाँ कुछ और हैं, छत पे चले जाएंगे, वहां से कूदेंगे कुछ और हो जाएगा, 2 तल्ले से कूदेंगे कुछ और हो जाएगा, 10 तल्ले से कूदेंगे कुछ और हो जाएगा, वही रहेगा ना भार। आप इसी पृथ्वी पे है ना, तो ध्यान दीजिएगा। कर पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या है दोस्तों? पहले ही आपको बता चुका हूं, पृथ्वी के पलायन वेग का मान है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस स्पीड से यदि किसी चीज को बाहर फेंका जाए तो वह चीज पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाएगी, मतलब इस पृथ्वी से बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर स्पीड इससे कम है तो जानिए कि वो बाहर जाने वाली नहीं है। इसीलिए आप गेंद वगैरह फेंकते हैं तो वापस लौट आता है। क्यों? इतना स्पीड थोड़े रहेगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब सर जो सैटेलाइट वगैरह जाती है उसको इससे भी तेज स्पीड से भेजते होंगे। जी हाँ, नहीं भेजते तो जहाज जाती है फिर खींच के चली आती। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों को एक समान ऊंचाई से गिराया जाए तो क्या होगा? ठीक है, कुछ नहीं, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अब यहीं पे रुकिएगा। अब दोस्तों बच्चा सोचता है कि लोहा तो भारी होता है, लोहा क्या होता है? भारी होता है। और जो मोम का आकार का टुकड़ा है ये तो हल्का होता है। भारी चीज को जल्दी पहुंचना चाहिए और हल्के चीज को थोड़ा देर में पहुंचना चाहिए। लेकिन आपने कहा सर कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पे प्रभाव नहीं डालता। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा। कर समान आकार के टुकड़े हैं। हमसे बचपन में एक खेल खेला जाता था, हम लोग पूछते थे कि एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पर बैठी है, अंडा देगी, कहां गिरेगा? देखो मुर्गा नहीं, मुर्गी है। एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पर बैठी है, अंडा देगी। तो बच्चा 2 तरीके से सोचता था। एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पे बैठी है, जब मुर्गी मिट्टी की है तो अंडा कैसे देगी? दूसरा बच्चा सोचता था एक मुर्गी मिट्टी की दीवार पर बैठी है तो अंडा तो दे सकती है। समझ रहे हैं ना? सोच का फर्क है। उसी तरह से यहां क्या लिखा है, क्या आप ध्यान नहीं देते हैं? आपका ध्यान लकड़ी, लोहा, मोम पे रहता है, आपका ध्यान ये समान पर नहीं रहता है। आपका ध्यान, ठीक है, आपका ध्यान ये समान आकार पे नहीं रहता। आपसे क्या कहा? वो भले लकड़ी का है, भले लोहे का है, भले मोम का है, लेकिन उसका आकार एक समान है। और जब समान आकार के टुकड़े होंगे तो दोस्तों साथ ही साथ तो पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ, ऐसे सवालों में सब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। करा गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल में से कौन सा प्रबलतम है और कौन सा सबसे क्षीण बल माना जाता है? सबसे प्रबलतम माना जाता है नाभिकीय बल को। ठीक है, नाभिकीय। और नाभिकीय बल में देखिए 2 दे दिया है, दुर्बल नाभिकीय और प्रबल नाभिकीय। तो दोस्तों क्या कहेंगे? सबसे प्रबल होता है नाभिकीय बल। ठीक है, तो प्रबलतम किसे कहते हैं दोस्तों? प्रबलतम कहते हैं नाभिकीय बल को। ठीक है, नाभिकीय बल। सिंपल सी बात है, प्रबल को ही कहेंगे। और सबसे क्षीण किसको माना जाता है? सबसे क्षीण का मतलब हो जाता है कमजोर। ठीक है, सबसे कमजोर बल के रूप में दोस्तों किसे जानते हैं? तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यही सबसे कमजोर माना जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल को ही सबसे कमजोर माना जाता है। ये आप याद रखेंगे, ये बहुत अच्छा सा सवाल है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल ने नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल में कमी, गुरुत्वाकर्षण बल की कमी। यदि दोस्तों उचित मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल होता तो चंद्रमा पे भी वायुमंडल होता और वहां भी जीवन की संभावना बन सकती थी। लेकिन इसी कारण से जीवन की संभावना नहीं है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है नहीं तो गैस वहां उड़ जाता है, विरल हो जाता है, तो वायुमंडल है ही नहीं। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है दोस्तों? ध्यान देंगे। पृथ्वी का पलायन वेग कितना था दोस्तों? पृथ्वी का पृथ्वी का पलायन वेग था 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड।
चंद्रमा पर दोस्तों ये स्थिति 2 किलोमीटर के आसपास आगे सिमट जाती है, 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा पर पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण कम है, तो जिस पे जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा पलायन वेग उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए कहीं गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा तो पलायन वेग 2.4 ना होकर 24 भी हो सकता है, 44 भी हो सकता है ना। तो उसी अनुरूप में इसको आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल दे रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, दोनों स्थिति में जी का मान घटता है। ठीक है, याद रखेंगे, चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, याद रखेंगे दोनों ही स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। क्या होता है दोस्तों? घटता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है। ठीक है, घटता है। बच्चा सोचता ऊपर जाने पे बढ़ता है, नीचे जाने पे घटता है। अपने मन से क्यों सोच लिया आपने? पढ़िए पहले क्या होता है। हमेशा इस बात को दिमाग में रखेंगे कि इस दोनों कंडीशन में, चाहे आप ऊपर जाइए पहाड़ों पर, चाहे आप खाई में चले जाइए, ठीक है, दोनों ही स्थिति में दोस्तों ये मान, खाई मतलब और समुद्र के अंदर चले जाइए, दोनों ही स्थिति में दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों घटता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। करा पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना है? ठीक है, अगर इसके सेंटर पर देखा जाए तो दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, एक लाइन में इसको बताना है। तो लिखिएगा दोस्तों, यहां पर आप सोच रहे होंगे 9.2 फला फला कुछ बनातेगा, कुछ नहीं यार। अरे पहले समझो, यहां केंद्र पर लिखा है, केंद्र पर कुछ नहीं होता है। ठीक है, केंद्र पर शून्य होता है। ठीक है, ध्रुवों पर न्यूनतम होता है। क्या हो गया आपको? ठीक है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है। विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर, विषुवत या फिर भूमध्य रेखा पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखें। ठीक है, यहां शून्य होता है। क्यों? अरे द्रव्यमान पूर्वत रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों शून्य हो जाता है। इसको रटिए चाहे जो करिए, लेकिन याद रखिएगा। क्या पृथ्वी के घूर्णन गति का प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है क्या? तो बताइए कि हां पड़ता है। क्या बताएंगे? हां पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे, पड़ता है। किसका? पृथ्वी के घूर्णन गति। पृथ्वी जो अपनी धुरी पर घूम रही है, क्या इसका प्रभाव गुरुत्वीय त्वरण पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, अभी घूर्णन गति लिखा है ना, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त जितना भी स्थान होगा उन सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्या होगा? यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। मान क्या हो जाएगा दोस्तों? उस कंडीशन में दोस्तों बढ़ जाएगा। क्यों? ध्रुवों को सर क्यों छोड़ दिया गया? अरे ध्रुवों पर पहले ही अधिकतम होता है। हाँ, ध्रुवों पर पहले ही अधिकतम होता है, इसलिए कह रहा हूं ध्रुव को छोड़ दीजिए। वहां तो पहले से ही जब पृथ्वी घूम रही है तब से ही अधिकतम है, तो उसको हटाइए, बाकी सब का एक तरफ से कम हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह के सवाल भी आते हैं परीक्षा में। कह रहा पृथ्वी की किस घूर्णन गति के लिए विषुवत रेखा पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा? अगर पृथ्वी की गति कितनी कर दी जाए, पृथ्वी का घूर्णन कितना कर दिया जाए? सुनिए, अभी क्या होता है, अभी विषुवत रेखा पर, ठीक है, अभी विषुवत रेखा की हालचाल क्या है दोस्तों? विषुवत रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम होता है। लेकिन यहां सवाल क्या कर रहा है? कह रहा बताइए वो कौन सी स्थिति जब शून्य हो जाए? तो शून्य तभी होगा दोस्तों जब पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो याद रखेगा, यदि पृथ्वी की जो घूर्णन की गति है, घूर्णन की गति को यदि 17 गुना बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो दोस्तों क्या होगा?
तब जाकर के विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, इतना ऐसा कभी होगा नहीं। ये सब कल्पना वाले सवाल है। परीक्षा में आजकल इसी तरह के कल्पना वाले सवाल बनते हैं, इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं हमेशा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। बहुत शानदार इस तरह की ये सीरीज है। आप पीछे की क्लास नहीं देखें तो देख लीजिएगा। पीछे मैंने 6 विषय आपको पढ़ा दिया इतने ही मेहनत से और शिद्दत से। डेली ज्यादा नहीं, हम लोग 30 सवाल लेकर आते हैं और 30 सवाल पढ़ते पढ़ते आज 469 लेक्चर पे आ गए। ठीक है, तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए और बहुत जल्द आपका ये 7वां विषय भी समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का वेट कर रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा सा। केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद ही दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और पुनः एक बार आपको बुलाना चाहूंगा, स्टडी 91 ऑफिशियल हमारा नया एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लास इसी पे चलती है। बहुत कम प्राइस में हमने जो है बैच लॉन्च किया। आप एक मौका तो दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर आपको लगेगा कि नितिन सर का बैच लेने में फायदा है कि नहीं। जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, वो इंसान अपने पेड कोर्स में बहुत मेहनत मैं करता हूँ, बहुत मेहनत। एक सिंगल बच्चा भी अगर ज्वाइन किया होगा ना, वो कह नहीं सकता कि नितिन सर ने शिद्दत से नहीं पढ़ाया, मेहनत से नहीं पढ़ाया है, या मेरा पैसा डूब गया, कह ही नहीं सकता। हमें पता है ना बच्चों को क्या चाहिए, जो चाहिए हम वो देते हैं उन्हें। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कॉल कीजिए, मैसेज दीजिए, हमारी टीम आपकी हर संभव सहायता करेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।